चल अब हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उस दिन समझे भी थे क्या है ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, बताओ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसके किसके बीच में मोमेंटम एंड फोर्स, मोमेंटम एंड फोर्स के बीच में। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं। जैसे न्यूटन, जैसे उस दिन निखिल भी बताया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का, है ना। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाएंगे उतना ही ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन second law of motion, according to Newton's second law of motion, rate of change of momentum is directly proportional to the external unbalanced force, and change in momentum takes place in the direction of applied force, है ना, in the direction of applied force। तो क्या है ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? ये बोल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, है ना। और चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आया? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन gives the relation between force and momentum, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो रिलेशन हमको बताता है फोर्स और मोमेंटम के बीच में। मतलब अगर इसका स्टेटमेंट जाए तो क्या सिंपल सा बोल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, ये बड़ा काम का चीज है। देखो बहुत सारा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड, तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी जितना भी क्वेश्चन है तुम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएगा। कैसे? अब बताते हैं कि जैसे मान लो कराटे प्लेयर ही है ना, उसको अगर ढेर सारा आइस के स्लैब को तोड़ना है, तो आइस को स्लैब को तोड़ना है तो ये देखो, ये जो टाइम है उसको क्या करना पड़ेगा? टाइम, ये फोर्स जो है वो टाइम के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यस सर। यानी कि यस सर। अगर हम लोग को फोर्स बढ़ा देना है तो उसके लिए टाइम क्या करना पड़ेगा? टाइम ड्यूरेशन को कम करना होगा, कम करना पड़ेगा। तभी तो जो कराटे प्लेयर है अगर वो आइस स्लैब या ब्रिक वगैरह को तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? धीरे धीरे लाते हैं कि एडवांस लाते हैं? बताओ। यस सर, जल्दी और तेजी से करना होगा। हाँ, यानी कि टाइम ड्यूरेशन घटाने के लिए ऐसा करते हैं। टाइम ड्यूरेशन इसलिए घटाते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तुरंत रिड्यूस होकर जीरो हो जाए, यानी कि उस बॉडी पे सारा ट्रांसफर हो जाए।
है ना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा रहेगा तो फोर्स जो अप्लाइड उस पे होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सर। जिससे जिससे वो जो जिससे वो आइस स्लैब हो या ब्रिक्स हो वो आसानी से। माइक बंद कर दो जिसका ऑन है। हाँ, अब वहीं हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लो क्रिकेट प्लेयर है ना, क्रिकेट प्लेयर अगर कैच लेता है बॉल को तो कैसे करता है, पहले ही बॉल को झपट लेता है या बॉल को पीछे करता है? बॉल को पीछे करता है आप ताकि स्पीड कम कर ले बताओ। उसका। टाइम हाँ, ड्यूरेशन कम टाइम ड्यूरेशन को क्या करने के लिए, बढ़ाने बढ़ाने के लिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दे रहा है। टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घटेगा तो हमारे हाथ पे जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा और हम इंजर्ड होने से बच जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? यस बताओ। सर। यस सर, आसानी से कैच ले सकता है फिर वो। ठीक है, और वहीं देखो अगर हम लोग कभी सैंड पे गिर जाते हैं और उतने ही फोर्स से अगर हम लोग सीमेंटेड फ्लोर पे गिरते हैं तो चोट किस में ज्यादा लगता है? सीमेंटेड फ्लोर। सीमेंटेड फ्लोर पे। हाँ, क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर पे जैसे गिरते हैं तो क्या होता है कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होता है, जिसके कारण ग्राउंड हम पे फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करता है तो चोट ज्यादा लगता है ना। और सैंड में क्या हो जाता है बताओ, सैंड में जब गिरते हैं तो और भी कम चोट लगेगा। हाँ, टाइम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन बताओ। बढ़ा देता है सर, बढ़ जाता है, हाँ, इसलिए हम लोग को तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ने से फोर्स हम पे जो लगेगा वो कम लगेगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज मोमेंट डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक? तो काम का चीज है कि नहीं है बताओ। यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग यस सर। मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसको मिटा दे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। सर लीनियर मोमेंटम मतलब? लीनियर मोमेंटम हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और लीनियर मतलब हम लोग मेनली स्ट्रेट बॉडी के लिए यूज करते हैं ना, स्ट्रेट मोशन के लिए यूज करते हैं। कोई अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है तो उसके लिए लीनियर हम लोग बोलते हैं, है ना। यस सर। बताओ। और जब सर्कुलर रहेगा तो उसको जब सर्कुलर रहेगा तो उसको एंगुलर बोल देंगे, है ना। स्ट्रेट Yes, है, sir. हम लोग अभी क्लास 9th में हम लोग स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं। अगर सर्कुलर होता है तो उसको एंगुलर मोमेंटम बोल देंगे। बात समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, यस sir. सर। ओके, तो मैथमेटिकली देखते हैं क्या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। तो मान लो कि एक बॉल है जिसका मास m है, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, और इस पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं टाइम t के लिए f, जिसके कारण उस वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जिसका मास m है वो चेंज होके कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। तो देखते हैं। तो सपोज ए बॉडी ऑफ मास m, सपोज ए बॉडी ऑफ मास m, moving with initial velocity u, ठीक है। let force F is applied on a body for time t, then its velocity changes to v, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो इनिशियल मोमेंटम था इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम अगर हम पता करें तो मोमेंटम इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े थे ना कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनटू वेलोसिटी। बताओ। यस सर। तो हाँ,
तो इनिशियल मोमेंटम को क्या हम m इंटू यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? m इंटू यू। यस यस सर। हाँ, और इसी तरफ फाइनल मोमेंटम है, इसी तरफ फाइनल मोमेंटम है, तो फाइनल मोमेंटम को क्या एम हम इंटू वी। लोग m इंटू वी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी m इंटू वी लिख देंगे। अब आया कि मोमेंटम में चेंजेस कितना आया, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, mv माइनस mu। चेंज इन डेल पी माइनस डेल पी बाई डेल टी। देखो देख लेते हैं हम लोग। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको डेल पी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बताओ। यस सर। अब जहां रेट का बात आता है तो पर यूनिट टाइम का आता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम लिख दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हम लिख दें तो रेट मीन्स पर यूनिट टाइम, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसको अगर हम तोड़ें, इसको अगर हम तोड़ें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर हम तोड़ें, मतलब इस चीज को अगर हम एक्सपेंड करें, तो फाइनल मोमेंटम की जगह m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम की जगह m इंटू यू और बाई टी, ठीक है। अब m कॉमन नाम का कोई चीज है इसमें, बताओ। एम वी माइनस एम यू बाई टी में m कॉमन है, तो एम कॉमन m, है सर, फिर वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। हाँ, v माइनस यू बाई टी। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में मोशन में पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन बोलेंगे। वेरी गुड। तो हम लोग इसके बदले एक्सेलरेशन लिख सकते हैं m इंटू ए, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग का क्या आ गया? m इंटू ए। क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m इंटू ए आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है वो देख लेते हैं। चलो, ये साइड दिख रहा है तुम लोग को? यस सर। यस सर। यस ओके, यस सर दिख रहा है। ओके ओके। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कोई दिक्कत बताओ? नो सर। नो सर। नो सर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग कितना लाए हैं? m इंटू ए लाए हैं। यस सर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू ए। m इंटू ए। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का साइन लगता है, जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगते हैं, तो यहाँ k से डिनोट कर रहे हैं। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ k से डिनोट करेंगे। f इंटू के इंटू m इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि वेयर k is constant of proportionality, where k is constant of proportionality, proportionality है ना, k constant of proportionality। अब हम सबको यूनिट मान लेते हैं। मान लो if f equal to 1 unit, mass equal to 1 यूनिट, मतलब जो इसका यूनिट है वो लगा देंगे, और एक्सेलरेशन इक्वल टू 1, तो डेट मीन्स f इक्वल f की जगह 1, m की जगह भी 1 और a की जगह भी 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ऊपर वाले को। तो हमारा k इक्वल टू क्या आया? 1 आ गया। इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, f
के जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे और m इंटू ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, फोर्स इक्वल टू क्या आ M गया, into A. m इंटू ए मीन्स Mass मास into- इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। यानी कि फोर्स इक्वल टू मा, याद रखना, क्या याद रखना, सर एक और होता है ना, फोर्स इक्वल्स टू mg. mg होता है, वो प्री फॉल के केस में हम लोग पढ़ेंगे आगे, है ना। तो फोर्स इक्वल टू आ गया मा, क्या आ गया, बोलो, मा. हाँ, मतलब मास इंटू Acceleration. तो हम लोग ये भी बोल, हाँ, मैथमेटिकली फोर्स को क्या हम लोग ये डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, बोलो। Yes sir. ठीक है, Yes, तो हम लोग sir. ये लिख लेंगे, ये सारा लिख लिया तो हम मिटा देते हैं इसको, अगर लिख लिया होगा तो, Yes sir, लिख लिए. ठीक है। लिख लिए चलो, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। F इक्वल टू हमारा आया m इंटू ए, F इक्वल टू आया, F इक्वल टू आया m इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकली फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स को डिफाइन करेंगे, फोर्स इज डिफाइंड, Force is a product of mass and acceleration. okay, very good, force is defined as the product of mass and acceleration, product of mass and acceleration, Acceleration. ठीक है। Yes. देखो, फोर्स के पास दोनों है, दोनों कहने का मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है ना। Direction. तो हाँ, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, Vector quantity. Vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक सारा समझ में आया, कोई दिक्कत, No, sir. No sir. ठीक है। इसको मिटा दें, Yes, sir. नो सर, लास्ट फोर्स का लिख। ओके ओके ओके, लिख लो। और देखो, जब समझ में आ गया मैथमेटिकली, तो घर में खुद से एक बार डिराइव करने की कोशिश करना, ठीक है ना। अगर खुद से डिराइव कर लो तो मतलब तुमको समझ में आ गया है, अगर कहीं पेन रुक रहा है तो मतलब समझ में नहीं आया है। बात समझ में आया, जरूरी नहीं कि सेम वे से डिराइव करना है, अप्रोच वही होना चाहिए, है ना, फिर वो इक्वेशन को डिराइव करना है तुम लोग को। रब कर दे, Yes sir. यस सर। ठीक, चलो। तो अब आते हैं एसआई यूनिट में। तो फॉर्मूला हमको मालूम है, तो किसी भी चीज का एसआई यूनिट हम लोग जान जाते हैं। देखो, kg meter per SI second square. SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ,
क्या बोला? चलो, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, जैसे अभी सुहर्ष बोला कि केजी मीटर पर सेकंड, तो ठीक है, हम लोग को पता है कि मास का एम का होता है, मास का होता है केजी एसआई यूनिट, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो केजी मीटर एस से पावर -2, दोनों सेम है ना, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब देखो, सिंस अब फोर्स के बारे में बताने के लिए ढेर सारा जो लॉ है जिससे अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग बताते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो किस साइंटिस्ट का था? न्यूटन का था, है ना। तो इसलिए हाँ, इन ऑर्डर टू गिव ऑनर या क्रेडिट, हम लोग इसके यूनिट को उनके नाम से भी जानते हैं, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? न्यूटन, है ना। तो बहुत बार बोलता है कि बताओ 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है। तो हम लोग को जब भी कोई चीज यूनिट का डिफाइन करना होता है ना, सबको यूनिट में ले लेते हैं। यूनिट को डिफाइन करने के लिए सबको यूनिट में ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग भी ले लेंगे, है ना। तो देखो, फोर्स का अभी हम लोग पढ़े न्यूटन, 1 न्यूटन, केजी भी ले लेते हैं 1 केजी, और एक्सेलरेशन भी ले लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे कि 1 न्यूटन होता कितना है। मान लो एक बॉडी है जिसका मास 1 केजी है, और इस पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है ना। यानी कि किसी बॉडी जिसका मास 1 केजी है, उस पे अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स जो है उससे कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। ठीक है, हाँ, तो 1 न्यूटन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखो, इसी से हम लोग को डेफिनेशन आ गया ना। अगर यूनिट आ रहा है, फॉर्मूला आ रहा है, तो यूनिट को भी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन इट प्रोड्यूसेस इतना एक्सेलरेशन, इतना हाउ मच? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 केजी। 1 केजी। तो हम लोग हाँ 1 न्यूटन लिख सकते हैं कि ए फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि ए फोर्स is said to be 1 Newton is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square, 1 meter per second square on a body of mass 1 kg। आया बात समझ में? सर, अगर 2 मीटर पर सेकेंड अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा और 2 केजी का बॉडी होगा तो नहीं होगा क्या? अरे काहे ना होगा। हम लोग क्या बोले, कोई भी चीज को कंपेयर करते हैं तो यूनिट से करते हैं। अगर यूनिट हमको मालूम चल गया तो बाकी जो भी वैल्यू है वो मालूम होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। हाँ, तो तुम 2 केजी पे लगाओ, 3 केजी पे लगाओ, 4 केजी पे लगाओ, सब पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग जब भी बोले ना कि डिफाइन करेंगे तो यूनिटरी मेथड में डिफाइन करते हैं, ताकि आगे कोई भी वैल्यू आए तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया ना? बोलो। यस सर। सर, अगर मास सेम रहेगा और एक्सीलरेशन अगर 1 मीटर से ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा, फिर मास क्या बोला? मास सेम रहेगा 1 केजी, मास 1 केजी, हाँ। और और एक्सेलरेशन 1 मीटर से ज्यादा या फिर कम। मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ठीक है। तो
अच्छा ठीक। मान लो कि मास है 1 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ठीक है हम लोग फोर्स इक्वल टू क्या कर देंगे 1 into 2 कर देंगे, तो कितना आएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 आएगा। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 न्यूटन मतलब कब होगा, जब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 न्यूटन कब होगा, जब 2 kg के बॉडी पे जब 1 kg के बॉडी पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो 2 न्यूटन के बराबर होगा, है ना। तो इसमें भी हम लोग कंपेयर कर ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है सुहर्ष? यस सर। ठीक है। तो मेन मोटो है क्या ना, जब भी हम लोग यूनिट को डिफाइन करेंगे यूनिट लेके ही डिफाइन करेंगे, है ना। ओके बोलो। सर। यस सर। Yes. बाकी 5 न्यूटन 6 न्यूटन 7 उस अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू दिया वो उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको कंपेयर कर लेंगे। अब देखो, अब इसके सीजीएस यूनिट में हम लोग आते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, इसके हम लोग सीजीएस यूनिट में आएंगे। तो पहले से ही तुम लोग सुन रखा होगा कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। यस सर। सीजीएस, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, और हम लोग एक चीज और इसको बोलते हैं डाइन, DYNE, डरना नहीं है ना, ये वो डाइन नहीं है, ये यूनिट वाला डाइन, समझ गया ना। बोलो। यस तो सर। यानी कि यस। 1 डाइन इक्वल टू सीजीएस में मास क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, और एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इसको देख के ही तुम लोग के मन में डेफिनेशन आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा, बताओ। यस सर। अब a body is said to be in one line if it produce 1 centimeter per second square acceleration on mass of 1 gram body. वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो मतलब यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या मालूम होना चाहिए, Unit. Values. मास और फॉर्मूला मालूम होना Yes. चाहिए, और फॉर्मूला में जो टर्म है उसका यूनिट मालूम होना चाहिए, तो आसानी से हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे अभी सुहर्ष बोला कि 1 डाइन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ए फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन, ए फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन if it produces an acceleration of 1 centimeter per second square on a body of mass 1 gram, है ना। समझ में आया? बोलो। समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes. तो इसको मिटा दे, मिटा। यस सर। यस सर। अब हम लोग देखते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, मतलब न्यूटन और डाइन के बीच में क्या Relation. रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, है ना। न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। अब तुम ही लोग बताते जाएगा हमको, क्योंकि तुम लोग बहुत होशियार है ना। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिखेंगे, उज्जवल बताओ, उज्जवल, जिससे हम नाम पूछेंगे वही बोलेगा। उज्जवल 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg meter per second square. 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट सौमिल जुड़ा हुआ है, सौमिल, ठीक है। गौतम बताओ 1 kg इक्वल टू हाउ मच, 1 kg इक्वल टू हाउ मच, 1000 gram. गौतम 1000 ग्राम, ओके 1000 ग्राम। एंड 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच, 100 100 सेंटीमीटर, ओके। Meter. तो क्या 1000 हम लोग, हाँ ठीक है,
क्या हम लोग 1000 ग्राम को 10 पे पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस सर, Yes, लिख sir. सकते हैं। यस सर लिख और सकते हैं। 100 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख Yes. सकते हैं। लिख सकते हैं सर। अब यहाँ पे 10 टू द पावर, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है, तो ये 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझ में आया? बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग ताजा Yes, sir. पढ़े हैं कि 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो क्या इस वैल्यू के जगह हम लोग डाइन पुट कर सकते हैं या नहीं? यस कर सकते कर सकते तो 1 न्यूटन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, 1 न्यूटन इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 पे पावर डाइन, है ना? मतलब न्यूटन ज्यादा पावरफुल है डाइन से, समझा? 1 न्यूटन Yes, इक्वल sir. टू हाउ मच? 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच? 10 to the power 5 dyne. 10 to the power 5 dyne. And 1 dyne equal to how much? 1 dyne equal to 10 to the power minus 5 न्यूटन। 1 dyne equal to क्या हो जाएगा? 10 पे पावर माइनस 5 न्यूटन। होगा या नहीं होगा? इसमें किसी को Yes, डाउट? sir. No, नो sir. सर। No, sir. चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अब तुम लोग का होमवर्क यही है कि खुद से एक बार ट्राई करना कि जितना आज तक डिराइवेशन करके कल दिखाएंगे आपको सर। थैंक यू सर। थैंक Thank you, कल sir. कल थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। Thank you, sir. बनाइए। ओके। Sir, हाँ हाँ बताओ। sir, कल कॉपी लेने आना है ना, और रिजल्ट। अच्छा ये बाद में बात कर लेंगे, अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तुम्हारा, ये भी बाद रिकॉर्ड हो जाएगा। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक